Chapter is coal and petroleum, the basic introduction, types of natural resources, fossil fuels, destructive distillation and energy and environment. ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, सोर्सेस ऑफ एनर्जी स्टार्ट करने से पहले, आई वॉन्ट यू टू मेक यू फैमिलियर विद दैट व्हाट इज एनर्जी. क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सोर्स ऑफ एनर्जी, और मैंने आपसे बताया भी कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है. जो भी हमें एनर्जी देता है उसको हम उस एनर्जी का सोर्स बुलाते हैं. तो अभी हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि एनर्जी क्या होती है, जिसकी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है हमें. तो ये एनर्जी है क्या? ठीक है, तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज एक्चुअली एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क. जो काम करते हो आप, कितना काम कर पाते हो, क्या एबिलिटी है आपके काम करने की, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी. क्योंकि वर्क भी तो तभी होगा जब एनर्जी होगी. एनर्जी को आप रिलेट कर सकते हो पावर से भी. ठीक है, कि अगर पावर होगी किसी के अंदर तभी तो वो काम कर पाएगा. इसको हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज, मतलब आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि काम करने की कितनी क्षमता है, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी. सो एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी इज अ काइंड ऑफ पावर. जैसे कि आप देखिए, कोई भी चीज आप कहते हो कि आपके अंदर पावर है कि आप ये कर सकते हो. ठीक है, तो पावर होती क्या है? पावर इज एक्चुअली एनर्जी ओनली, एंड एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क. अब जो एनर्जी है दैट अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. जो ये एनर्जी है, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स है, और ये जो सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं ये किसी ना किसी तरीके से एनर्जी सोर्सेस के अंदर बंद है. ठीक है, तो जो एनर्जी है, आप समझ गए ना कि एनर्जी अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. बहुत सारी फॉर्म्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे भी कि कौन कौन सी फॉर्म्स हैं. एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर स्टोर्ड इन डिफरेंट वेज. डिफरेंट तरीके से ये स्टोर्ड है किनके अंदर? एनर्जी सोर्सेस के अंदर. और आपको पता है कि ये एनर्जी सोर्सेस से आप एनर्जी जो निकलती है दैट यू यूज एवरी डे. आप अलग अलग एनर्जी सोर्सेस का यूज करते हैं ताकि आपको उससे एनर्जी मिले. तो क्लियर है ना आपको कि एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क. जो आपको एनर्जी देता है दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी सोर्स. एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, और सारी फॉर्म्स अलग अलग तरीके से एनर्जी सोर्सेज में बंद है, और उस एनर्जी सोर्सेज को यूज करके हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे हम बहुत सारे काम डेली कर सकते हैं. जैसे कि आप फिगर देख रहे हो, ये क्या है आप पहचान सकते हो? दिस इज अ बल्ब जो कि लाइट हो रहा है, चल रहा है ना. तो अब ये देखिए, बल्ब से भी तो एनर्जी निकल रही है ना. जैसे आप बल्ब को स्विच ऑन करते हो तो एनर्जी किस फॉर्म में आती है? हीट एंड लाइट. कभी आपने जलते हुए बल्ब को पकड़ के देखा है बाहर से? आप अगर कोई बल्ब थोड़ी देर से जल रहा है, आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी हॉट फ्रॉम आउटसाइड. इतनी एनर्जी यहाँ पे हीट की फॉर्म में निकलती है कि बल्ब पूरा बाहर वाली साइड से गर्म हो जाता है. आप नहीं पकड़ सकते हो, आपको कपड़े से पकड़ना पड़ता है इसको. तो बल्ब के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट. तो आप कह सकते हो ना कि बल्ब भी एक आपका एनर्जी सोर्स है, क्योंकि इससे भी तो आपको एनर्जी मिल रही है. किस फॉर्म में? हीट एंड लाइट. ठीक है, देखिए जितनी भी एनर्जीज है, एनर्जी कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती. एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है. एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट. और कंजर्व्ड रहती है. एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व. मतलब एनर्जी को ना तो हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है, तो एनर्जी ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड. आप कह सकते हो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड. एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर हम इसे कंजर्व कर सकते हैं. और दूसरा, एनर्जी जो होती है दैट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. जैसे कि आपने देखा बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? हीट और लाइट के अंदर.
ठीक है, तो ऐसे एनर्जी कन्वर्जन्स बहुत ज्यादा हम देख पाते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ऐसे ही दूसरी फिगर में क्या है, सन है। सन से भी क्या मिलती है आपको एनर्जी, किस फॉर्म में मिलती है, हीट एंड लाइट। ठीक है, तो ये जो है आपके पास, आप कह सकते हो कि हमारे पास एनर्जी की फॉर्म्स हैं, हीट हो गई, लाइट हो गई, ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। एंड ऑल दीज फॉर्म्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट वेज इन एनर्जी सोर्सेज दैट वी यूज एवरी डे। सो आई थिंक इट्स क्लियर कि एनर्जी क्या है, एनर्जी जहां से मिल रही है उसको क्या बोलते हैं। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में है। एनर्जी को ना तो क्रिएट ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। एंड डेफिनेटली एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स भी हैं। अब जैसे कि आप जान चुके हो दैट एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, right? So we are going to see here that what type of sources of energy do we encounter. ठीक है, तो सोर्सेज कौन कौन से हैं? सोर्सेज कौन कौन से हैं? बायोमास, हाइडल पावर, जियोथर्मल। आप फिगर्स में भी देख पा रहे हैं, दिस इज बायोमास। बायोमास होता है जो भी चीज प्लांट और एनिमल्स से या प्लांट और एनिमल रिफ्यूज से बनती है, दैट इज अ बायोमास। ठीक है, ये आपके पास हाइडल पावर स्टेशन है जहां पे ये पानी फ्लो कर रहा है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाली है। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, जियोथर्मल सोर्स, क्योंकि जियोथर्मल सोर्स से आपको पता है जियोथर्मल एनर्जी मिलती है जिसको आप अलग अलग तरह से अलग अलग काम के लिए यूज कर सकते हो। सो वी कैन से दैट वी हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लाइक वी हैव बायोमास, right? This is a biomass indicating, this figure is indicating a biomass. Animal भी है, wood भी है, plants भी है. So this is what is a biomass. Hydel power is this, as you can see that यहाँ पे प्रॉपर डैम्स हैं, गेट्स लगे हैं पानी फ्लो होने के लिए, है ना, टर्बाइन्स हैं. सो दिस इज व्हाट इज एन हाइडल पावर स्टेशन एंड दिस इज अ जियोथर्मल एनर्जी. यू नो दैट कि जियोथर्मल एनर्जी जो होती है अर्थ से हमें मिलती है. अर्थ के अंदर कुछ ऐसे हॉट स्पॉट्स होते हैं. हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसी प्लेसेस अर्थ के डीप अंदर होती हैं जहां पे कुछ बहुत ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे जो अपने आप ही टूटते रहते हैं, जो अपने आप ही क्या होते रहते हैं, डिग्रेड होते रहते हैं और उनसे बहुत ज्यादा एनर्जी मिल सकती है. ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी कैसे मिलती है आपको? आपके पास अर्थ के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको कहते हैं आप हॉट स्पॉट्स. उनके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप टूटते रहते हैं और उनका जो मास है वो अपने आप किसमें कन्वर्ट होता रहता है? एनर्जी की फॉर्म में. और इस एनर्जी को हम निकाल सकते हैं अर्थ से, उन हॉट स्पॉट से बाहर. क्या प्रोसेसेस रहते हैं ये आप हायर क्लासेस में करेंगे कि किस तरीके से हॉट स्पॉट से जियोथर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे कैसे अलग अलग काम इससे हम कर सकते हैं. अब बात करते हैं और सोर्सेज ऑफ एनर्जीज की. तो बायोमास, हाइडल पावर, जियोथर्मल तो क्लियर है आपको. और कौन कौन से सोर्सेज हैं देखते हैं. We have wind energy, we have solar energy, we have petrol. देखिए जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी को यूज करने के लिए आपके पास इस तरीके से विंड एनर्जी फार्म्स होते हैं. ठीक है, जहां पे ये क्या लगी हुई है, विंड मिल्स. क्या लगी हुई है? विंड मिल्स. ये विंड मिल्स विंड की एनर्जी को आप कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट करके बहुत सारे काम कर सकती हैं. देखेंगे अभी हम आगे. वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ विंड मिल्स ऑपरेट एंड हाउ विंड एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड. ऐसे ही आपके पास सोलर एनर्जी है. आपको पता है सोलर एनर्जी का तो एक ही सोर्स है हमारे पास, सन, जिससे आपको डेली एनर्जी मिल रही है क्योंकि डेली सनसेट भी होता है और डेली सनराइज भी होता है ना. सन की वजह से ही तो आप आसपास जैसे आप बाहर घूमते हो हर चीज को देख पाते हो, है ना. तो इट इज अगेन अ सोर्स ऑफ एनर्जी. लाइकवाइज यू हैव पेट्रोल ऑल्सो. आपको पता है पेट्रोल भी आप व्हीकल्स के अंदर, व्हीकल्स में पेट्रोल डल दे बिना तो व्हीकल चलते नहीं है ना. तो ये जो व्हीकल्स है इसके अंदर भी जो हम पेट्रोल डालते हैं उससे भी एनर्जी निकलती है जिससे व्हीकल्स चल पाते हैं. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सिर्फ सोर्सेज इतने नहीं है, और भी बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है. वी हैव प्लेंटी ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो अलग अलग फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. लाइक वी हैव कोल.
ठीक है, अब देखिए कोल भी तो हमारे पास एक ऐसी एनर्जी रिसोर्स है, कोल को बर्न करेंगे तो इससे भी तो एनर्जी निकलेगी। आपको पता है कोल को बर्न करने से एनर्जी निकलती है, तभी तो हम उससे इंजन्स वगैरह चला पाते हैं, है ना। ऐसे ही न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं विच आर हैविंग एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स, और उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं अलग अलग काम के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं विद कोल एंड पेट्रोलियम। तो सबसे पहले आपको बेसिकली यू शुड नो दैट व्हाट डू वी मीन बाय सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखिए हमारे पास जो भी चीज हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी, किसी भी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनीथिंग दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इन एनी फॉर्म, राइट, इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमने ये देखा कि ये जो सोर्सेज है, ठीक है, वो नेचुरल भी हो सकते हैं, वो सोर्सेज मैन मेड भी हो सकते हैं। जो हमारे ये सोर्सेज है वो मैन मेड भी हो सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, और नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो सोर्सेज एनर्जी के नेचर के अंदर प्रेजेंट है। जब से नेचर बनी है वो रिसोर्सेज अपने आप नेचर के अंदर प्रेजेंट है और वो हमें एनर्जी देते हैं। दे आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। So sources that are present in nature and they provide us energy are called as natural resources. और man-made resources कौन से हैं? Man-made resources वो हैं जो कि artificially बनते हैं, which is made by man. They are not as such present in nature, but they are man-made. अब ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ पिक्चर ऑफ कोल। आप जानते हैं कि कोल, अभी तक आप इतना तो पता ही है ना आपको, कोल कहाँ यूज करते हैं। आप जानते हैं कोल हमारा एक फ्यूल होता है जिसको बर्न करने से हमें एनर्जी मिलती है। ये कोल हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। ऐसे ही पेट्रोल, अब आप जानते हैं पेट्रोल आप कार के अंदर, स्कूटर के अंदर, सब व्हीकल्स के अंदर बेसिकली आप कह सकते हो भरते हैं ना, तभी तो व्हीकल्स चल पाते हैं। तो ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्स है, कोल भी और पेट्रोलियम भी। देखिए सोर्सेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना, क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी तो चाहिए। अब चाहे वो एनर्जी नेचुरल रिसोर्स से मिले चाहे मैन मेड रिसोर्स से मिले, एनर्जी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नेचुरल रिसोर्सेज नेचर में जो रिसोर्सेज हैं और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल्स है कुछ हमारे पास, जैसे कि कोल और पेट्रोल, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचर में मिलते हैं ये रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज को, जो नेचर में मिलने वाले रिसोर्सेज हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक तो रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जैसे कि नाम आप सजेस्ट कर रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि नाम है रिन्यूएबल, है ना। तो रिन्यूएबल का मतलब इसमें से अगर हम लें तो ये वर्ड क्या बना, रिन्यू, मतलब जिनको आप इजिली रिन्यू कर सकते हो, मतलब दैट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। और नॉन रिन्यूएबल, अगर इसके आगे मैं नॉन लगा दूं तो ये क्या बन गया वर्ड, नॉन रिन्यू, मतलब जिसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो आसानी से रिन्यू नहीं हो सकते। ऐसे ही रिन्यूएबल को हम कह सकते हैं कि इन रिसोर्सेज को हम जितना भी यूज करेंगे जल्दी फिनिश नहीं होंगे, एंड दे आर गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। एंड नॉन रिन्यूएबल, अगर एक बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको बनने में बन तो जाएंगे बट दे विल टेक मच टाइम टू गेट रिफॉर्म, ठीक है। जैसे कि कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल है हमारे पास सोलर एनर्जी। जैसे कि आप देख रहे हो सोलर एनर्जी कौन सी होती है, विच कम्स फ्रॉम सन, सनलाइट के अंदर होती है। अब आप देखो सन कितने बिलियन ट्रिलियन ईयर्स से प्रेजेंट है, तो अभी भी प्रेजेंट है, और उसकी जो एनर्जी है दैट इज गोइंग टू लास्ट फॉर मच लॉन्ग टाइम। ऐसे ही वाटर हमारी पुरानी जनरेशन्स को, उनसे पुरानी जनरेशन्स को तब से पानी है और अभी भी आने वाली बहुत टाइम तक ये पानी रहेगा, तो दैट मीन्स इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। आप जानते हैं ना वाटर तो वाटर साइकिल से आता है ना, तो वाटर साइकिल तो चलता रहता है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी भी काफी टाइम तक रहेगी। ऐसे ही एयर आपको पता है कहाँ है, एटमोस्फेयर में एयर है हमारे, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम।
नॉन रिन्यूएबल जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें आपके आ जाते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये एक बार अगर खत्म हो गए तो इनको बनने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। सो फॉसिल फ्यूल्स कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। Renewable resources are also called by another name, that is inexhaustible resources. क्योंकि आपको पता है renewable resources बार बार बन सकते हैं, तो ये exhaust नहीं होते हैं, they are inexhaustible, like water. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है, जिनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अगर एक बार खत्म हो जाए, अगर हम उनका वाइज यूज नहीं करें तो वो खत्म हो जाएंगे। therefore they are also called by the another name, that is exhaustible resources. And you know that petrol is a exhaustible resource. Now let us find that which resources are renewable and which are non renewable. ठीक है, तो पिक करते हैं कुछ रिसोर्सेज को, एक गेम खेलते हैं जिसके अंदर हमारे पास कुछ पिक्चर्स होने वाली हैं, एंड वी आर गोइंग टू पिक दोज पिक्चर्स एंड वी आर गोइंग टू क्लासिफाई देम एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. राइट, सो रेडी फॉर द गेम, लेट्स प्ले नाउ. सी, वी हैव डिफरेंट पिक्चर्स हियर. मैंने आपके लिए बहुत सारी पिक्चर्स चूज की है. सो वी आर गोइंग टू क्लासिफाई देम एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. राइट, अब सन है. सन जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत साल से प्रेजेंट है और बहुत साल तक रहने, बहुत टाइम तक रहने वाला है, तो ऑब्वियसली ये जल्दी खत्म तो होने वाला है नहीं, तो दैट मीन्स इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. पेट्रोल, पेट्रोल जो है अगर आप उसको एक लिमिट से ज्यादा यूज करेंगे तो इट इज गोइंग टू गेट एग्जॉस्ट, और एक बार अगर खत्म हो गया तो बनने में बहुत टाइम लगेगा. तो दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल. ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं. कोल. कोल को भी बनने में बहुत साल लग जाते हैं, सो अगेन इट इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नेक्स्ट वी हैव इज दिस. पहचान पा रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है भारत गैस. व्हाट इज दिस? दिस इज अ गैस सिलेंडर. और ये भारत गैस का क्या मतलब है? जैसे कंपनीज होती है जो अलग अलग गैस बनाती है, जैसे भारत गैस है, इंडेन है, इस तरीके से. ठीक है, तो दिस सिलेंडर चाहे भारत गैस का हो, चाहे इंडियन कंपनी का हो, चाहे कोई और कंपनी का हो, इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम. मतलब अगर वो एग्जॉस्ट हो जाता है, इट विल टेक अगेन सेम टाइम टू गेट रिन्यूड, तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नेक्स्ट वी हैव इज दिस सिलेंडर. दिस इज सीएनजी सिलेंडर. ये एलपीजी सीएनजी क्या फुल फॉर्म है, वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर. ठीक है, तो अभी जी हम जो पढ़ रहे हैं सीएनजी सिलेंडर, ये किस लिए यूज होता है? दिस इज यूज इन अ व्हीकल्स बिकॉज सीएनजी इज अ एफिशिएंट फ्यूल. ठीक है, तो ये जो सिलेंडर, ये जो गैस है इसके अंदर, दिस इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. दिस इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. दिस इज अगेन अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, सो दिस इज अगेन अ नॉन रिन्यूएबल. नेक्स्ट आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, कितना सुंदर वॉलपेपर लग रहा है. दिस इज अ वाटरफॉल. As you all are very you can say curious to see these kind of waterfalls. अब देखिए वाटर जो है, वाटर तो जब तक वाटर साइकिल रहेगा तब तक वाटर रहने वाला है. वाटर साइकिल जब तक सोलर एनर्जी रहेगी, क्योंकि सन से ही तो पानी इवेपोरेट होता है. जैसे कि आपको पता ही है वाटर बॉडीज है, सन की सनलाइट पड़ी, पानी इवेपोरेट हुआ, ऊपर जाके क्लाउड्स बन गए, है ना, तो उसी से रेन आ गई. तो रेन तो इज ऑब्वियसली अ वाटर. रेन इज अ सोर्स ऑफ वाटर एंड वाटर इज अगेन अ रिन्यूएबल सोर्स. ठीक है, तो अब आप ये गेम में हमने सारी पिक्चर्स को बता पाए कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है. सो जस्ट यू नीड टू फोकस दैट दो सोर्सेज व्हिच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आर रिन्यूएबल, और दूसरे जो कि एक बार एग्जॉस्ट हो जाएंगे और बनने में बहुत टाइम लगेगा, दे आर नॉन रिन्यूएबल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और टॉपिक के साथ जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्स है. दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स, पर नेचुरल रिसोर्स कौन सा? नॉन रिन्यूएबल वाला. मतलब एक बार खत्म हो गया तो बनने में बहुत साल लगने वाले हैं, तो दैट इज आर फॉसिल फ्यूल्स. अब फॉसिल फ्यूल्स मतलब कि फॉसिल्स, पहले तो हम पढ़ते हैं कि फॉसिल्स बनते कैसे हैं.
देखिए, जब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बड़ी हो जाते हैं अर्थ के अंदर और बहुत साल तक अंदर ही रहते हैं अर्थ के नीचे दबे हुए, क्योंकि वहां पे बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है, उससे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में। तो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो अर्थ के आप कह सकते हो सेडिमेंट के नीचे दब गए हैं और बहुत साल तक वो नीचे ही रहते हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर करके दे कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अ fossil fuel. As we have this example, this is coal. Coal is again a fossil fuel. ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कि हमने बात करा है, दे आर नॉन रिन्यूएबल, मतलब खत्म हो गए तो बहुत मुश्किल से बहुत टाइम लगेगा इनको बनने में, और अगर इनको बहुत टाइम लगेगा तो आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है ना, तो वो ये रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इनका क्या रिकमेंडेड है? देयर वाइज यूज इज रिकमेंडेड। डोंट वेस्ट फॉसिल फ्यूल्स, यूज देम वेयर दे आर रिक्वायर्ड एंड डोंट वेस्ट देम। दैट इज कॉल्ड एज अ वाइज यूज। सो वी शुड नॉट वेस्ट the non-renewable resources as they take much time to get renewed, and they should be conserved for our future generation, right? तो ये जो हमारे कोल या पेट्रोल है, दे आर वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स ओनली, तो इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। देयर वाइज यूज इज रिकमेंडेड। नाउ व्हाट काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वी सी इन नेचर? That is a coal, you can see in the picture, natural gas, this is a cylinder, and here the natural gas is being used as liquefied petroleum gas, one of the, you can say, type of natural gas, right? And this is the petrol. So we have basically three kinds of fossil fuels, right? And these fossil fuels are coal, natural gas, and petroleum. So let us study them in detail now. तो पहला फॉसिल फ्यूल हम पढ़ने लगे हैं, that is coal. That is coal. कोल है क्या? अब आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, रॉक्स जैसा लग रहा है ना? So it is a sedimentary rock and that can burn, जो जल सकता है। इसको जब हम जलाते हैं तो we get energy. That is why it is called as source of energy. That is why it is called as source of energy. अब है क्या इसके अंदर? कोल के अंदर, कोल के अंदर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेन कंपोनेंट, और इसमें कुछ क्वांटिटी का नाइट्रोजन एंड सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट. So that means the main thing which is present in coal is carbon, hydrogen, oxygen, and among that there is a small quantity of nitrogen and sulfur also. So as you can see in the picture, this is the coal which has these major components, and nitrogen and sulfur as you can say a minor component present in traces. Now जो कोल है that is of different types. अब देखिए ये चारों ही आपको वही सेडिमेंट्री रॉक है, ऑन बर्निंग दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस एनर्जी, बट जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सब अलग अलग लग रहा है ना, सब अलग अलग लग रहा है। तो ये कोल के टाइप्स है हमारे पास। तो जैसे कि आप ये फॉर्म देख रहे हो, दैट इज पीट, दिस इज लिग्नाइट, दिस इज बिटुमिनियस, एंड दिस कोल टाइप इज अ एंथ्रासाइट। अब जानते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है? There is just a difference of carbon content. पीट के अंदर कार्बन कंटेंट है 60%, लिग्नाइट के अंदर है 70%, बिटुमिनियस के अंदर है 80% और एंथ्रासाइट के अंदर 90% कार्बन है। अब जितना कार्बन कंटेंट, कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी, उतनी कोल की बेटर क्वालिटी होगी। उतनी कोल की क्वालिटी क्या होती है? बेटर। ठीक है, तो हमने देखा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, पीट हैज 60%, लिग्नाइट हैज 70%, बिटुमिनियस हैज 80 एंड एंथ्रासाइट हैज 90. तो ऑब्वियसली एंथ्रासाइट इज अ मोस्ट यू कैन से बेस्ट form of the coal, but it is very expensive.
तो इसलिए जनरली ये यूज नहीं होता है बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव. द कॉमनली यूज फॉर्म इज bituminous. As you can see in the figure, this is the most common form which is being used wherever the coal is required, and this form is very expensive. This form is very expensive, though it is very good, but it is very expensive. Now we have is destructive distillation. देखिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है कभी भी किसी चीज को आप एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करो तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. हीटिंग एनीथिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. इसके लिए जो ऑपरेटर्स चाहिए होता है दैट इज समहाउ सिमिलर टू दिस फिगर एज इट इज शोन. आप देख पा रहे हैं, वन ट्यूब इज दिस, right? A glass tube, another glass tube is this. They are connected by means of these pipes, right? There is a tripod stand, the stand which can hold these tubes. This is a burner, as you can see, right? So this is a burner, a tripod stand. ठीक है, इसके अंदर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल की कर रहे हैं, इसलिए हमने कोल रखा हुआ है यहाँ. दिस इज अ ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग ट्यूब बिकॉज इट कैन एक्चुअली बियर द टेम्परेचर. आप इसको हीट कर रहे हैं और ये टूट नहीं रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग ट्यूब एज इट कैन बियर द हाई टेम्परेचर ऑल्सो. द अनदर बॉइलिंग ट्यूब connected by means of pipe. One you are seeing that यहाँ से एक पाइप इसमें जा रही है और दूसरी पाइप एक आउटलेट के लिए है जहां से आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोल गैस निकल रही है, राइट? और इसके अंदर क्या है? वाटर. So this kind of apparatus is actually used whenever the destructive distillation is being carried out. So now let us study the destructive distillation of coal. अब जैसे कि आप यहाँ पे अगर कोल को रखें और इसको हीट करें, ठीक है, तो आप देखते हो कि इसको हीट करने से कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है. तो इसमें से हमने देखा कि यहाँ पे जो हीट करने के बाद बचता है, इसको कोल को हीट करने के बाद, दैट इज कोक. जो यहाँ बचता है आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, दैट इज कोक, ठीक है. और यहाँ से ये जो आप देख रहे हो कि इसमें से जो भी चीज रेजिड्यूज निकल रहे हैं वो इस ट्यूब के अंदर जा रहे हैं, जो कि पानी है इसके अंदर. तो आप देख पा रहे हो कि इस यहाँ पे जो नीचे इकट्ठा होता है ब्लैक कलर का थिक सा सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज कोल टार, ठीक है. यहाँ पे वाटर भी है विच डिसॉल्व्स अमोनिया दैट टू फॉर्म अमोनिकल लिकर. ये सारे बाय प्रोडक्ट्स है कोल को बर्न करने के लिए. जैसे हमने पढ़ा था ना, नाइट्रोजन भी है कोल में, तो इट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स लाइक जब आप इसको हीट करते हो तो यहाँ अमोनिया बन जाता है, एंड अमोनिया व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स अमोनिकल लिकर, जो कि ये लिक्विड पोर्शन है, ठीक है. और यहाँ से गैस भी लिबरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज कोल gas. So these are the products which we obtain when we heat coal in absence of air. So now let us see the use of these substances. So first we have coke. It looks like this. You know that where the coke is being used? It is used as a reducing agent in metallurgy. Metallurgy एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे कि मेटल्स है वो आपको अर्थ में एज सच नहीं मिलते हैं. They occur in a combined form that is called as ores. इन ओर्स में से हम मेटल को अलग करते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटलर्जी. तो मेटलर्जी में कुछ प्रोसेसेस हैं जहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज होता है. रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसी चीज होती है जो किसी की ऑक्सीजन को हटा दे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, सपोज मेरे पास जिंक ऑक्साइड है. ये क्या है? जिंक ऑक्साइड. अगर मैं इसमें कोक डालती हूँ, कोक बेसिकली पाउडर फॉर्म होती है कार्बन की, तो कार्बन ही है, तो इट फॉर्म्स Zn प्लस CO. इट फॉर्म्स Zn प्लस CO. तो आपने देखा इस कोक ने ऑक्सीजन को अलग कर दिया. सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो किसी ऑक्सीजन को अलग कर दे, ठीक है. तो ऐसे कोक यूज होता है एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी, एज आई हैव शोन यू इन द इक्वेशन. नेक्स्ट वी हैव इज अमोनिकल लिकर. कुछ इस तरीके से अमोनिकल लिकर, दिस इज नॉट अमोनिकल लिकर, बट ये अमोनिकल लिकर कुछ इस तरीके से यूज होता है दैट इट फॉर्म्स अ गुड फर्टिलाइजर दैट इज अमोनियम सल्फेट. कैसे? ये जो अमोनिकल लिकर है, जब आप इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप कहते हो H2SO4, इसके साथ जब आप इसको रिएक्ट करते हो, इट फॉर्म्स अ गुड लाइक, जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ, ये अमोनिकल लिकर है आपके पास. अमोनिकल लिकर बेसिकली क्या है?
अमोनिया और पानी का मिक्सचर जिसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है NH4OH। तो जब ये NH4OH को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, ये मिलके बनाता है एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर, दैट इज NH4 whole twice SO4 कॉल्ड एज अमोनियम सल्फेट, जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिखा रहे। एंड इट इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर आप समझते हैं ना, जो कि सॉइल के अंदर डालते हैं टू इनरिच द सॉइल, ताकि उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो। नेक्स्ट वी हैव इज कोल टार। इस तरीके से कोल टार एक थिक सा लिक्विड है। एंड आप जानते हैं कि शुरू में सोचते थे कि कोल टार का कुछ इतना यूज नहीं है, पर बाद में पता लगा इट इज यूज फॉर सर्फेसिंग रोड्स एंड ऑल्सो इट इज अ सोर्स ऑफ डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स। बहुत ही गुड स्मेलिंग एरोमेटिक अरोमा होती है जिनके अंदर, वेरी गुड स्मेलिंग कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग अ कोल टार। Next we have is coal gas, as you can see in figure. It is a mixture of hydrogen, right? Methane is CH4 and carbon monoxide. और जब आप इस गैस को, ये सारी जो गैसेस है जो इसके अंदर प्रेजेंट है, जलने पे हीट प्रोवाइड करती है। सो इट इज बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल ऑल्सो फॉर कुकिंग पर्पसेस।